हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कैपेसिटर क्या है। एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज में आता है और भी बहुत सारी फील्ड में ये यूज होता है। जैसे कि एसी से डीसी कन्वर्जन में फिल्टर सर्किट एज अ फिल्टर सर्किट यूज होता है, साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है और भी ट्यूनिंग बहुत सारी चीजों में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया था। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता था? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। किन किन चीजों पे डिपेंड करता था वो? एरिया पर, मीडियम पर और दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आज की क्लास में हम बाकी के दोनों टाइप के ऊपर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगली क्लास में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकलवा करके दिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे टाइप के ऊपर, जो है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हेडिंग लगा लो। फर्स्ट हेडिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में लगवाई थी, वो क्या थी बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम करना स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो प्रोसेस तो आप सबको मैंने समझा दिया था। कभी भी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर हम जनरली यूज करते हैं। तो देखो कैपेसिटर में हम जब कैपेसिटेंस निकालने के लिए बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हम यूज करते हैं? Q बाय V, यानी कि मेरे को वोल्टेज चाहिए होगा। अब ये वोल्टेज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, फिर V कैलकुलेट करते थे, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा इजीली कैपेसिटेंस आ जाता था। तो मैं इसमें भी यही वाली प्रोसेस फॉलो करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा ली आप लोगों ने, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस तरीके से किया जाता है बेटा कि दो हॉलो या फिर सॉलिड हम स्फेयर लेते हैं जिसका सेंटर क्या हो? सेम, है ना। इस तरीके से दो कंडक्टर ले रखे हैं हमने। अब ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इनके बीच में एयर भी हो सकती है या कोई डाइलेक्ट्रिक भी डाला जा सकता है। खैर डाइलेक्ट्रिक वाले केसेस हमें आगे देखने। तो देखो मान लेते हैं इस वाले स्फेयर पे चार्ज है -Q, इस वाले स्फेयर पे चार्ज है +Q। जैसे कि पैरेलल प्लेट में एक प्लेट पे चार्ज था -Q +Q और एक प्लेट पे चार्ज था -Q। सेम उसी तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? तो इधर देखो मान लेते हैं ये इस तरीके से है और इसकी रेडियस को सेंटर से हम मान लेते हैं R1 है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं बेटा R2। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो चार्जेस की वजह से होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्वेश्चन, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या वो इस चार्ज की वजह से होगी या इस वाले चार्ज की वजह से होगी? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन रही होगी। अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। जैसे दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी हमने, अब हम इस दो कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, नहीं याद है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। लेकिन मैं समझा देता हूँ यहीं पर। मान लेते हैं आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो हम उस पॉइंट को लेट कर लेते थे, पी पॉइंट मान लिया। मान लेते हैं सेंटर से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस दूरी पर है। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम एक गॉसियन सरफेस काटते थे इस पॉइंट को कट करता हुआ। अब इस पॉइंट के लिए सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस कौन सा रहेगा? स्फेरिकल। तो हमने किसी रीजन में जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमने एक गॉसियन सरफेस काट लिया जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? r। अब गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखो जब भी डेरिवेशन करोगे आप तो डेरिवेशन करने से डायरेक्ट यहां से मत स्टार्ट करना। जो मैंने अभी आपको बोला एक बार उसको अपने नोट्स में लिख लेना। क्या, दो कंडक्टर है हमारे पास, एक पे चार्ज है -Q, एक पे चार्ज है +Q, दोनों कोसेंट्रिक है, एक की रेडियस R1 एक की रेडियस R2। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके लिखनी है, फिर ये डायग्राम बनाना है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी क्लोज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता था? चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो निकालते हैं। सबसे पहली चीज क्या आती है? ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ई डी एस और कॉस। अब एंगल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर में। आपने ये वाला सब्जेक्ट लिया है, ये वो गॉसियन सरफेस लिया मैंने।
अब देखो गॉसियन सरफेस के अंदर सबसे पहले कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, नेगेटिव वाला है ना, तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से समझो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, इस तरफ, यहाँ यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर किस तरीके से हो गया, इस तरीके से। दोनों के बीच में एंगल बता सकते हो क्या आप लोग, थीटा ये क्यों नहीं है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है बेटा, 180 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं, cos 180 डिग्री, क्या बात समझ में आ रही है, डिवाइड बाय चार्ज कितना है अंदर, माइनस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गॉस लॉ लगाया मैंने, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाया। अब ध्यान से देखो cos 180 होता है -1, cos 180 कितना होता है बेटा, -1। अब ध्यान से देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इधर देखो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस आ रहा है, सारी डिस्टेंस क्या है, सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, एक जैसी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से हम इसको बाहर ले लेते हैं, और अंदर कौन बच गया, ये छोटा सा जो हमने एरिया लिया होगा, आप जहां पर भी देख रहे होंगे आर डिस्टेंस दूर। अब इधर देखो इक्वल टू में क्या है, -q/में एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी सी बात क्लियर हो रही है। इधर देखो ऐसे छोटे छोटे एरिया, देखो ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल है बेटा, सर्कल मत समझना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे एरिया, जब आप सबको मिलाओगे तो पूरे स्फेयर का एरिया मिल जाएगा। स्फेयर का रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास, r, तो एरिया ऑफ स्फेयर याद है क्या, 4 पाई रेडियस है r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू -q/में एप्सिलॉन नॉट। देखो -4 से -4 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/4 पाई, देखो 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख रहा हूँ, q ऊपर था डिवाइड बाय r स्क्वायर। कुछ नहीं किया यार, इस पूरे को मल्टीप्लाई में उधर लेकर के गया, डिवाइड में आ गया, q न्यूमरेटर में, डिवाइड में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इस रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिल चुकी है, कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/में r स्क्वायर। ये रिजल्ट मैंने चैप्टर 1 में भी निकाला था, इस चैप्टर में भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बातें करते हैं, अब हमारा काम क्या है, पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आपको रिलेशन पता है, हाँ बिल्कुल पता है जी, क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, नेगेटिव साइन के साथ। अब कहां से कहां तक पोटेंशियल निकालना चाहते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रेडियस है r1, और ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r2। आपको पोटेंशियल इन दोनों प्लेट के बीच में निकालना है, यानी कि r1 से कहां तक निकालना है मुझे पोटेंशियल, r2 तक। क्या बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, सबसे पहले वही काम करना होता है यार, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो अपने के पास कॉस आता है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंगल देखो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन थोड़ा ध्यान दो, और अगर आपको ये सब आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कुछ लोग बच्चे यहीं परेशान हो जाते हैं। अब देखो ई और डी आर के बीच में एंगल देखना, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर की साइड, और एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर की साइड, तो एंगल कितना बनेगा, cos 180 डिग्री। ध्यान से देखोगे cos 80 180 -1 और ये -1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट कर दूं, ये -1, ये कितना है बेटा, -1 माइनस दोनों हो गए प्लस। अब देखो बचा क्या है, ई की वैल्यू यहां से लेकर के वहां पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/में r स्क्वायर, और साथ में क्या है बेटा डी आर, कहां से, r1 से r2। अब देखो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट चीजें सारी बाहर ले लेते हैं, तो q बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, 1/में r स्क्वायर डी आर, r1 से r2। 1/में r स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद होगा, पिछले चैप्टर में किया था, -1/r, याद कर लो। देखो 1/में r स्क्वायर का डेरिवेटिव dr के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली -1/में r होता है। कैसे किया देखो, पावर ऊपर गई, r की पावर -2, देखो ना ये ऊपर गया ना -2। अब तरीका क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर दो। तो इधर कितना बच गया बेटा, नीचे -1, इसको यहाँ लिख लेते हैं, r की पावर कितनी बची इधर, -2 + 1 -1, इसको नीचे लिख सकते हैं 1/में r। खैर इतना बार बार कैलकुलेशन हमें करना ना पड़े, इसीलिए तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था, इसको याद कर लो, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/में r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/r। चलो करते हैं, q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा इधर बेटा, -1/में r, कहां से कहां तक डेरिवेटिव करना है, r1 से r2। चलो इसको लिमिट को सॉल्व करते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन करो, इसको रफ करता हूं मैं।
वीडियो चल रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले आपको गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगाने से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इसलिए मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे छोड़ने वाला नहीं है आप लोगों का। उसके बाद हमें पोटेंशियल निकालना है, और अब इसको सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए, नोट्स बनाते रहना। अगर कोई दिक्कत आ रही है नोट्स से रिलेटेड, तो मैंने अपने नोट्स भी नीचे डाल रखे हैं, लेकिन बेस्ट वही रहता है यार, आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, वही चीजें याद रहती हैं। नहीं तो लेक्चर से जो बनाओगे वो तो सबसे बेस्ट रहता है, उससे की कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। चलो इधर आओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हम डेल्टा वी में लगा नहीं रहा, ठीक है, समझने की कोशिश करो ना। अच्छे से समझाया था ना हमने, इसके ऊपर बहुत बात की थी। अब इधर देखो, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करते हैं। क्या उस माइनस को यहाँ बाहर लिख दूं? तो इधर देखो 1 अपॉन में R2, ओए स्क्वायर चढ़ा दिया मैंने तो, गलती। 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1, ये आ गया पोटेंशियल। इस माइनस साइन को अंदर भेजते हैं, देखो पोटेंशियल कितना आया। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो माइनस का था वो प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन में R2। इस तरीके से देखो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल। खेल खत्म, बस सारी मेहनत यहीं तक है बेटा, पोटेंशियल निकाल लो, खेल खत्म। अब इधर देखो कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का हमने कैसे डिफाइन किया था? Q बाय V। क्या बात क्लियर है? देखो Q की वैल्यू, तो चार्ज तो कितना है Q, किसी भी एक कंडक्टर पे देखते हैं, दोनों पे क्या है, प्लस माइनस Q, पॉजिटिव यूजुअली हम लेते हैं। इधर देखो पोटेंशियल रखते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। क्या बात सही है? कोई दिक्कत? देखो Q से Q कैंसल आउट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, और नीचे क्या बचा है, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। नॉर्मली आप बुक चेक करोगे, इस फॉर्म में नहीं लिखा रहता, ये कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। नीचे क्रॉस करेंगे, देखो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू R2। अरे एलसीएम ले रहा हूँ यार। तो कैपेसिटेंस कितना है स्फेरिकल कैपेसिटर का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। अयो, क्या समझे में आइयो? उड़ तो नहीं गया? देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस कितनी है। दूसरी चीज डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, ऑब्वियसली वही आ रहा है फिर से, ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना तो पोटेंशियल पर। लो नींद गिर गया। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, निकाला हमने, क्या रिजल्ट याद रखोगे कि पैरेलल प्लेट का क्या आया था बेटा? वो सॉरी, अरे रिजल्ट याद रखोगे, मैं खुद भूल गया। इधर देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये आया था पैरेलल प्लेट का। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन पर और मीडियम पर। ये भी देखो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पर। तो हमने दो निकाल लिए हैं कैपेसिटर। तीसरा ना आप ट्राई करो, आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, तो सिलेंडर का भी आप निकाल लोगे, स्फेरिकल सरफेस का को तो हमने निकाल ही दिया, क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मिटा दूं। देखो यार, सिर्फ थ्योरी थ्योरी मत पढ़ते रहना। कहीं बोल लो सर जी सिर्फ थ्योरी थ्योरी करा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा ही नहीं रहे। न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, न्यूमेरिकल वहां से लगाओ। लेक्चर बड़ा ना हो, 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर ना हो, इसलिए मैंने ये काम किया है, न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट को अलग कर दिया है। ठीक है जी, चलिए मिटा दो, हेडिंग लगाओ। तीसरा टाइप का कंडक्टर हमारा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक काम करना, आप लोग YouTube पे या गूगल पे कहीं पर भी सर्च करके ना एक बार कैपेसिटर के प्रैक्टिकल यूज के वीडियोस जरूर सर्च करना, है ना। तो वहां पर आपको जो एक इफेक्ट दिखेगा ना यार, कि कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे लाइफ टाइम में, वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चीजें ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करे करो, ये नहीं कि कॉपी पेन पे पढ़ रहे हो फिजिक्स। यार फिजिक्स कॉपी पेन पे ठीक है, लेकिन एक जो बाहर वाली बात होती है ना, जो खुद से सोचने वाली बात होती है, वो अलग होता है। कोशिश वो वाली फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करो ज्यादा। ठीक है, खैर सर क्या बता रहे हो, नंबर नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो इधर आ जाओ, तीसरे डालते हैं हम, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वापस से हमारे पास दो कंडक्टर होंगे भाई, पैरेलल प्लेट थी, दो पैरेलल प्लेट थी, स्फेयर थे, दो स्फेरिक
स्फेरिकल कंडक्टर लिए थे। सिलेंडर है, 2 सिलेंडर लेते हैं, देखो किस तरीके से मान लेते हैं। मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है, हाय 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 हाय, परफेक्ट। इसकी रेडियस को अपन मान लेते हैं R1 और दोनों कोसेंट्रिक क्या बोलते हैं यार उसको, सिलेंडर, दोनों के सेंटर कॉमन है। सेंटर मतलब लाइन ऑफ एक्सिस, वो वाला सेंटर तो होगा नहीं ना भाई साहब। चलो इसकी रेडियस अपन ने मान ली R2। क्या बात क्लियर है? दो इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर है, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2। बात क्लियर। अंदर वाले पे मैं मान लेता हूँ -Q चार्ज है बेटा और बाहर वाले पे +Q चार्ज है। टोटल लेंथ इस कैपेसिटर की हम मान लेते हैं कितनी है, L। कैपिटल L मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कई बुकों में स्मॉल l भी रहता है, इसमें तो कोई बड़ी बात हुई नहीं। अब अपने को क्या करना है यार, वापस से वही चीजें रिपीट करनी है। क्या आप बताओ, सबसे पहले क्या करते थे? हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, फिर वही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाओ और हो जाएगा। क्या आपने गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में इस तरीके का किया था, एक वायर या एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना? बिल्कुल। देखो करते क्या है, मान लेते हैं आपको यहाँ पर कहीं पी पॉइंट मान लिया और यहाँ सेंटर से, मतलब इस एक्सिस से बना ही देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर सेंटर ही नहीं दिख रहा है ना। यहाँ से r डिस्टेंस दूर जा करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो हम यहाँ पर इस पी पॉइंट को कट करता हुआ एक सिलेंडर इस तरीके से इमेजिन करते हैं। ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अरे 2-3 चीजें हो गई, कंफ्यूज मत होना यार प्लीज। ये है पहला सिलेंडर, ये है दूसरा सिलेंडर, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये है पहला सिलेंडर, ये है दूसरा सिलेंडर और ये हमारा इमेजिनरी से, इधर लिख देते हैं यार गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अरे राइटिंग समझ में आ जाती तुम लोगों को मेरी। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्या फॉर्मूला था बेटा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, चार्ज इनक्लोज, अंदर वाले पे माइनस चार्ज है। तो देखो वापस से ये क्वेश्चन उधर भी वैलिड है ना। मैं बोलूंगा अंदर जो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कौन से चार्ज की वजह से बनेगी, माइनस चार्ज की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो देखो करते हैं, कमेंट जरूर कर देना यार आंसर। कई बच्चे भरोसे बैठे पड़े कमेंट के कि कमेंट आए तो मेरे को आंसर पता चले, सर तो बता नहीं रहे। तो इधर देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं वापस से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में, सरफेस एरिया वेक्टर में एंगल देखो, तो वापस सारी कहानी आपको वही दिखेगी, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अंदर बन रही होगी, हर तरफ से, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है अंदर आती हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड और एरिया बाहर, तो वापस से थीटा कितना मिलेगा आपको, ds लिख देता हूँ। थीटा कितना मिलेगा बेटा, अरे एक बच्चा मेरे को कह रहा है सर आपका थीटा ना क्यू की तरह लगता है। मुझे भी पता है, क्या करूं, नहीं चेंज होता। थीटा कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री। चलो बात स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई। ई डी एस कॉस 180 डिग्री। चार्ज कितना है अंदर स्टोर गॉसियन सरफेस के, देखो माइनस वाली सिलेंडर है तो -Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 180 होता है -1, ये है -1, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी क्या, इस पॉइंट पर r डिस्टेंस, इस पॉइंट पर r डिस्टेंस, इस पॉइंट पर r डिस्टेंस, तो बाहर ले लेते हैं ds इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो ये ds, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे इस तरीके से रिंग आप काटते जा रहे हो, टोटल जब आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, एक r रेडियस का सिलेंडर। और क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे से पास नहीं होगी। यार गॉस लॉ में समझाया था क्या मैंने, ऊपर और नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, रेडियली आउटवर्ड होने की वजह से सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आता था हमारा। तो इसका एरिया कितना बनेगा, ये 2 पाई RH कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इधर देखो 2 पाई, रेडियस कितनी मानी हमने इसकी r, और हाइट कितनी मानी है इसकी हमने l। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलो। देखो अब चार्ज डेंसिटी आपने डिफाइन किया था क्या, चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था, याद करो यार, चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने डिफाइन किया था। चार्ज क्या होता था, लैम्डा, लेंथ पर कितना होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ कितनी l, यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, लैम्डा इंटू एल। पुट कर दो, क्या दिक्कत है, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन। देखो l से l तो उड़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई इस रीजन में बीच में,
लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेम डेरिवेशन हमने वहां पर कर रखी है पहले से ही। एक सेकेंड रुक जाओ बस सब लोग। हाँ तो देखो ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब तरीका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद? पोटेंशियल निकालो। कौन आ गया ये? इसको रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा पीछे करके। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल निकालते हैं बेटा। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता था? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या डी एस वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी? अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था, cos 180 डिग्री बनेगा। वापस से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ई डी आर, इधर डी एस लिख दिया, डी आर cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, वही पुरानी बात है। वापस से देखो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करो लिमिट, कहां से कहां तक आपको पोटेंशियल चाहिए। तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस थी बेटा R1, बाहर वाले की रेडियस क्या थी? R2। हमें R1 R2 के बीच में चाहिए, तो R1 से R2 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। ई की वैल्यू इधर डालो यार, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, R1 से R2। देखो कांस्टेंट चीजें क्या है? लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन में आर डी आर, मैथमेटिक्स है यार सिंपल। 1 अपॉन में आर का डिफरेंस इंटीग्रेशन याद करो। 1 अपॉन में आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन में आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर। ठीक है, अब इधर देखो लिखवा दूं क्या कहीं पर? 1 अपॉन में आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग बेस ई आर। ये क्या है? जब मैं आपको ना एक बेसिक क्लास ले लेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, उसमें अच्छे समझाएंगे। या आप इसको नेचुरल लॉग एल एन आर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो करते हैं। पोटेंशियल V इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या आ गया? नेचुरल लॉग एल एन आर। और कहां से कहां तक कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, R1 से R2। तो पोटेंशियल निकाल लिया हमने, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 माइनस ln R1, R2 माइनस R1। अब इधर देखो log R2 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी याद रखो। log A माइनस log B क्या होता है? log A बाय B। ये प्रॉपर्टी याद रखना। प्लस होता तो log A इंटू B हो जाता। खैर छोड़ो, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं ln नेचुरल लॉग R2 बाय R1। वापस से देखो हमारा पोटेंशियल आ गया। क्या लॉग आने से दिमाग घूम गया? थोड़ा ध्यान रखना है ना, चीजों को रिवर्स करके देख लेना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था हमारा Q बाय V, चार्ज है Q। और अरे मैंने तो Q तो गायब ही कर दिया। इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। हो V को पुट करूं। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, अब मेरे को तो वाला स्टेप खा जाना चाहिए था, करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इधर मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। चार्ज, लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ है 2 पाई, तो 2 पाई एप्सिलॉन एल यहाँ लिख देता हूँ मैं। और क्या बच गया साथ में? ln R2 बाय R1। कोई दिक्कत क्या? देखो लैम्डा की वैल्यू पुट करिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो चार्ज से चार्ज उड़ेगा वो। कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल ऊपर गया और नीचे कौन रह गया? ln R2 बाय R1। इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो, लेकिन खैर ये वाली फॉर्म सबसे बेस्ट लगती है मुझे, आपको भी यही बेस्ट लगनी चाहिए जबरदस्ती। इधर देखो तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग R2 बाय R1। सब सही है। तो देखो हमने तीनों ही कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकाले। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फिर स्फेरिकल, और तीसरा हमने देख लिया आज सिलेंड्रिकल। तो तीनों ही कैपेसिटर के जो मेन फॉर्मूलों में एक चीज हमें समझ में आती है कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना ही पोटेंशियल पर। आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, पैरेलल प्लेट के ऊपर ही थोड़ी चर्चा बढ़ाएंगे कि यार अगर इस कैपेसिटर की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो एक लेक्चर आपने देखा था डाइलेक्ट्रिक वाला मेरा, वो डाइलेक्ट्रिक वाला लेक्चर एक बार वापस से देख लेना अगले लेक्चर देखने से पहले।
हम बात करने वाले हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस पे क्या क्या फर्क पड़ता है, साथ ही साथ ई वी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी, इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ता है। एनर्जी से याद आया, मैं तो भूल गया था, सबसे पहले एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, अगली वीडियो बहुत छोटी सी रखेंगे, उसमें हम बात करेंगे एनर्जी कितनी रहती है किसी कैपेसिटर के अंदर। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से या आगे आने वाले किसी भी चैप्टर से, कमेंट में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।